8 सितंबर 2025 नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कें जल रही थीं। ये गुस्सा सिर्फ इंटरनेट बैन पर नहीं था। ये गुस्सा उन जख्मों पर था जो सालों से नेपाल की जनता झेल रही थी। और सबसे खास बात, ये आंदोलन नेपाल की दो पीढ़ियों को जोड़ रहा था। जेन एक्स यानी वो लोग जिन्होंने 1990 और 2006 के जन आंदोलनों में राजशाही और तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर उतरकर लोकतंत्र पाया था। और जेन जेड आज की नई पीढ़ी जिनकी ताकत सोशल मीडिया और इंटरनेट है। जेन एक्स ने अपनी जवानी में गोलियों और दमन का सामना किया। जेन जेड ने डिजिटल सेंसरशिप और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। दोनों की लड़ाई अलग थी, लेकिन मकसद एक ही, आज़ादी और इंसाफ। यही वजह है कि नेपाल का ये आंदोलन सिर्फ नेपालियों का मामला नहीं, बल्कि हम सबका मामला है। क्योंकि जब पड़ोसी घर जलता है तो धुआं हमारी आंखों में भी जाता है। ट्रू क्राइम इंडिया इस कहानी को सिर्फ अपराध के रूप में नहीं, बल्कि इंसाफ की उस आवाज के रूप में आपके सामने रख रहा है जिसे गोली और कर्फ्यू दबा नहीं पाए। 8 सितंबर 2025 नेपाल की राजधानी काठमांडू। सड़कें जल रही थीं। आसमान में काला धुआं था। पुलिस की सायरन चीख रही थी। आंसू गैस का धुआं गलियों में फैल चुका था। ये नजारा उस देश का था जिसे लोग हमेशा शांतिपूर्ण मानते थे, लेकिन उस दिन वहां सिर्फ हिंसा थी। पुलिस और भीड़ आमने सामने थी। बैरिकेड टूट चुके थे और गुस्साई भीड़ संसद की ओर बढ़ रही थी। ये कुछ घंटों का गुस्सा नहीं था, ये उस आग का विस्फोट था जो दशकों से अंदर दबा हुआ था। सवाल ये था, क्या ये विद्रोह सिर्फ इंटरनेट और ऐप्स के खिलाफ था, या इसके पीछे कोई और गहरी डरावनी साजिश छुपी थी? ये कहानी शुरू हुई एक सरकारी फैसले से। सरकार ने 26 बड़े सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स बैन कर दिए। फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और एक्स सब बंद। सरकार ने कहा, ये कंपनियां नियमों का पालन नहीं कर रही थीं। नियम थे 7 दिनों में सरकार के साथ पंजीकरण करना, एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना और एक लोकल ऑफिस खोलना। कंपनियां ये सब करने में नाकाम रहीं। सरकार बोली, ये जरूरी है ताकि फेक न्यूज और नफरत फैलाने वाले पोस्ट रोके जा सकें। लेकिन लोगों ने इसे और तरह से देखा। युवाओं के लिए ये सिर्फ एक तकनीकी रोक नहीं थी, ये उनकी आज़ादी पर सीधा हमला था। लोग बोले, ये हमारे बोलने, काम करने और जुड़ने के हक पर हमला है। उनके लिए ये सिर्फ सोशल मीडिया नहीं था, ये उनकी आवाज थी, उनकी ताकत थी। अजीब बात ये थी कि जहां फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप बंद थे, वहीं टिकटॉक और वाइबर बिना रुकावट चलते रहे। युवाओं ने सवाल उठाया, क्या सरकार सच में नियमों के लिए ये कर रही है, या इसके पीछे कोई और मंशा छुपी है? असल में ये गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं था, ये उस नाराजगी का नतीजा था जो सालों से दिलों में जमा थी। लोग भ्रष्टाचार से परेशान थे, भाई भतीजावाद से तंग आ चुके थे। नेताओं की आलीशान जिंदगी और आम जनता की तकलीफें, इन दोनों के बीच का फर्क टिकटॉक वीडियोस में साफ दिखने लगा। यही वीडियो आग में घी बन गए और जनता सड़कों पर उतर आई। युवाओं का आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया पर बैन से नहीं था, असल जड़ कहीं गहरी थी। वो गुस्सा जो सालों से बढ़ रहा था। भीड़ के नारे साफ थे, भ्रष्टाचार बंद करो, भाई भतीजावाद बंद करो। उनका गुस्सा नेपाल के नेताओं पर था, उस राजनीतिक वर्ग पर जो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था जबकि आम जनता संघर्ष कर रही थी। बैन से पहले टिकटॉक पर हजारों वीडियो वायरल हुए। वीडियो में दिखाया गया, एक तरफ आम नेपाली का संघर्ष, दूसरी तरफ नेताओं के बच्चों की विलासिता। इन वीडियो ने आग में घी डाल दिया। युवाओं ने इसे सिर्फ इंटरनेट का मामला नहीं माना,
ये उनके लिए सामाजिक और राजनीतिक लड़ाई थी। नेपाल का इतिहास बताता है, ये पहली बार नहीं था। 1951, 1990 का जन आंदोलन, 2006 का लोकतंत्र आंदोलन, हर बार जनता सड़कों पर उतरी। हर बार वजह थी भ्रष्टाचार, कुशासन और तानाशाही। हर बार जनता ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। और 2025 का ये विरोध उसी पैटर्न का हिस्सा था। ये सिर्फ एक बैन नहीं था, ये दशकों से जमा गुस्से का विस्फोट था। सोशल मीडिया पर बैन सिर्फ एक चिंगारी थी, जिसने अंदर छुपे लावे को बाहर निकाल दिया। सितंबर 2025 का विरोध कारण सोशल मीडिया बैन, भ्रष्टाचार, भाईती जावा। 1990 का जन आंदोलन कारण निरंकुश राजशाही, पंचायती राज प्रणाली। 2006 का जन आंदोलन कारण राजशाही का दमन, मीडिया सेंसरशिप, गृह युद्ध। परिणाम भी अलग अलग थे। 2025 में बैन हटा, गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन पुलिस गोलीबारी में 19 लोगों की जान गई। 1990 में लोकतंत्र बहाल हुआ। 2006 में राजशाही खत्म हुई और गणराज्य बना। 8 सितंबर 2025 सुबह सुबह काठमांडू की सड़कों पर हजारों छात्र और युवा उतर आए। शुरुआत में सब शांतिपूर्ण था। लोग नेपाल का झंडा लहरा रहे थे, राष्ट्रगान गा रहे थे, नारे लगा रहे थे, भ्रष्टाचार बंद करो, सोशल मीडिया को नहीं। लेकिन जैसे ही भीड़ संसद भवन की ओर बढ़ी, मंजर बदल गया। बैरिकेड्स तोड़े गए, पुलिस पीछे हट गई और फिर भिंत शुरू हो गई। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, हम शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, लेकिन पुलिस की आक्रामकता ने हिंसा भड़का दी। दूसरे ने रोते हुए कहा, मेरे दोस्त को सीधी गोली लगी, उसकी मौत मेरी आंखों के सामने हो गई। ये घटना साबित करती है, सरकार ने जनता की आवाज नहीं सुनी, बल्कि जवाब दिया गोलियों से। एक शांतिपूर्ण आंदोलन हिंसक संघर्ष में बदल गया। जैसे ही भीड़ संसद भवन के पास पहुंची, सुरक्षा बलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। पानी की बौछारें छोड़ी गईं, आंसू गैस के बादल उठे, रबर की गोलियां चली, लेकिन भीड़ पीछे नहीं हटी। बैरिकेड्स टूटे, लोग आगे बढ़े और फिर पुलिस ने असली गोलियां चला दी। काठमांडू की सड़कों पर धायन धायन की आवाज गूंजी। कई प्रदर्शनकारियों को सीधा सिर और सीने में गोली लगी। जमीन पर लहूलुहान लोग गिरते चले गए। इस दमन का नतीजा डरावना था। कम से कम 19 लोग मारे गए, 200 से ज्यादा घायल हो गए। ज्यादातर मौतें काठमांडू में हुई, लेकिन 2 लोग इटाहरी शहर में भी मारे गए। हालत काबू से बाहर थी, इसलिए सरकार ने काठमांडू के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के घर के चारों ओर भी पुलिस की मदद के लिए सेना तक को बुलाना पड़ा। लाइव गोलियां चलाना, जब सामने सिर्फ नारेबाज लोग थे। ये सीधा सीधा अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन था। प्रदर्शनकारी जानलेवा खतरा नहीं थे, लेकिन सत्ता ने उन्हें दुश्मन की तरह ट्रीट किया। यही वह पल था जब एक सामान्य विरोध एक ट्रू क्राइम की कहानी में बदल गया। मृतक 19 लोग, घायल 200 से ज्यादा। पुलिस का इस्तेमाल, पानी की बौछारें, आंसू गैस, रबर की गोलियां और असली गोलियां। कर्फ्यू वाले शहर काठमांडू, इटाहरी, पोखरा, बुधवल, भैरहवा, वीरगंज। सरकारी बयान, प्रधानमंत्री ने कहा, हिंसा के पीछे घुसपैठिए हैं। मुआवजे और मुफ्त इलाज का वादा किया गया। सोमवार की शाम तक हालात हाथ से निकल चुके थे। लाशें गिरी, लोग घायल हुए, गुस्सा और बढ़ा। आखिरकार सरकार झुक गई। आपातकालीन बैठक हुई और सोशल मीडिया पर लगाया गया बैन हटा लिया गया। संचार मंत्री ने घोषणा की, लोगों से कहा, अब आंदोलन खत्म करो। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, पुलिस गोलीबारी और मौतों की नैतिक जिम्मेदारी मेरी है।
ये एक बड़ा राजनीतिक झटका था और साफ संकेत भी कि सरकार ने जनता की ताकत को कम आंका था। प्रधानमंत्री ओली ने बयान दिया। उन्होंने कहा, हमारा मकसद कंपनियों को स्थायी रूप से ब्लॉक करना नहीं था, बस नियमों का पालन करवाना था। लेकिन उन्होंने हिंसा के लिए घुसपैठियों को जिम्मेदार ठहराया। ये घुसपैठिए कौन थे? किसने उन्हें भेजा? या ये बस एक बहाना था सरकार की असफलता छिपाने का? ये सिर्फ नेपाल का मामला नहीं था, ये दुनिया की बड़ी राजनीति से भी जुड़ा था। सोचिए, विरोध ठीक 5 दिन बाद क्यों भड़का? जब ओली चीन से लौटे थे, क्यों अमेरिकी कंपनियां फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप बैन हुई, लेकिन टिकटॉक चलता रहा बिना रुकावट? क्या ये इत्तेफाक था या चीन का दबदबा बढ़ाने का एक तरीका? यही वजह थी कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी तूफान उठा। संयुक्त राष्ट्र बोला, एमनेस्टी इंटरनेशनल बोली, सबने कहा ये सीधा मानवाधिकारों का उल्लंघन है। बैन हुए फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, एक्स और कई और। चालू रहे टिकटॉक, वाइबर, वेटॉक, निम्बस, टेलीग्राम। विद्रोह खत्म हुआ, बैन हटा, गृह मंत्री चला गया, लेकिन असली सवाल अब भी हवा में तैर रहा है। क्या ये जीत सच में जनता की थी या बस एक अस्थायी विराम? नेपाल की सड़कों पर गिरे खून ने यह बता दिया कि डिजिटल दुनिया का एक छोटा सा फैसला असल दुनिया में कैसे भयावह तूफान ला सकता है। युवाओं ने दिखा दिया, जब आजादी छीनने की कोशिश होगी तो वो सड़कों पर उतरेंगे, चाहे कीमत जान से ही क्यों न चुकानी पड़े।